स्टीफन किंग की सेलिब्रेटेड नोवेल पेट सेमेट्री आज भी हॉरर वर्ल्ड में बहुचर्चित कहानी है। 2019 में आई पेट सेमेट्री फिल्म हमें लडलो टाउन और जड से मिलवाती है, लेकिन उनका इतिहास क्या है? आखिर क्यों जड लडलो जैसे शापित जगह में रह रहा है? उसी स्टोरी को और गहराई से जानेंगे हम आज की वीडियो में, जो हाल ही में आई फिल्म पेट सेमेट्री ब्लड लाइन्स पर है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेट सेमेट्री का प्रीक्वल है। मैंने अपने चैनल पे 2019 वाली मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में छोड़ दूंगा। फिलहाल हम 2023 में आई इस प्रीक्वल की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के पहले सीन में हमें एक कहानी सुनाई जाती है, जहां नरेटर कहता है कि लडलो टाउन में बड़े होते हुए पेट सेमेट्री ऐसी जगह थी जहां बच्चे मौत को पहली बार करीब से जान पाते थे। लेकिन अब से 100 साल पहले पेट सेमेट्री का इस्तेमाल किसी और ही कारण से किया जाता था। मिकमक ट्राइब के लोग इस जगह का इस्तेमाल जानवरों की आत्माओं को पुकारने के लिए करते थे। ये आत्माएं उन्हें जंगलों में मौजूद एक शैतानी रूह से बचाती थी। ये रूह हजारों सालों से इस जंगल में रहती थी, एग्जैक्टली पेट सेमेट्री के बगल में और लिटिल गॉड स्वैम्प के पास। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमने बाउंड्रीज बना दी, लेकिन ये शैतानी आत्मा मासूम लोगों को भ्रम में डाल देती है, उनके कानों में फुसफुसाती है और उन्हें पेट सेमेट्री की दहलीज लांघने पे मजबूर कर देती है। शायद तभी मैंने मौत के बारे में एक बहुत बड़ी बात समझी, एक ऐसी सीख जो सिर्फ लडलो में सीखी जा सकती है, एंड दैट इज Sometimes dead is better। यहां से हम आते हैं लडलो में। साल है 1969 और हम एक आदमी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक डेड बॉडी को घसीटता हुआ पेट सेमेट्री की तरफ ले जा रहा है। उस आदमी के साथ उसका पेट डॉग भी है और हम देखते हैं कि यह आदमी इस बरियल ग्राउंड में उस डेड बॉडी को दफनाने लगता है। लाश को दफनाने के बाद यह आदमी इस ग्रेव के ऊपर एक लॉकेट रख देता है और हम उसे बहुत इमोशनल हालत में देखते हैं। लेकिन जैसे ही यह आदमी पीछे मुड़ता है, हम इस ग्रेव को हिलते देखते हैं। पेट डॉग इस ग्रेव की तरफ बढ़ता है और अचानक कोई उस पे हमला कर देता है। यहां से सीन कट होता है और हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर जड क्रैंडल से। जड लडलो में रहने वाला एक जवान लड़का है और जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड नॉर्मा के साथ लडलो छोड़कर जाने वाला है, ताकि मिशिगन में पीस कॉर्प्स को वो ज्वाइन कर सके। अब पीस कॉर्प क्या है? वेल, ये अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी है जो वॉलंटियर्स को लोक सेवा आदि के लिए ट्रेनिंग देती है। जड के जाने की खबर से उसके पेरेंट्स काफी खुश हैं और हम देखते हैं कि जड आज जाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसी सिलसिले में हम जड को टाउन के ग्रोसरी शॉप में सामान खरीदते देखते हैं, जहां वो टकराता है मिस्टर बिल बेटरमैन से। मिस्टर बिल बेटरमैन वही आदमी हैं जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में उस डेड बॉडी के साथ देखा था। यहाँ बिल जड को एक तस्वीर निहारते हुए पाता है और उस तस्वीर के बारे में पूछते भी हैं। बिल और जड की बातों से हमें पता चलता है कि ये तस्वीर उसकी और उसके जिगरी दोस्त मैनी और टिमी की है। यहाँ टिमी और कोई नहीं बल्कि बिल का बेटा था, जो आज से कुछ साल पहले वियतनाम वॉर के लिए लड़ने चला गया था। आज बिल जड को बताता है कि उसका बेटा हाल ही में वॉर से वापस आ गया है और उसने जंग में सिल्वर मेडल हासिल किया, जिसकी खुशी खुशी में रिटायरमेंट उसे दे दिया गया है और वो जल्दी आ गया है। ये बात सुन जड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और सामान रखने में उनकी मदद भी करता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता कि बिल बेटरमैन जो सामान दुकान से ले रहे थे उसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। अब यहाँ बिल बेटरमैन जड को कुछ पूछने का मौका भी नहीं देते और उससे उल्टा पूछते हैं कि वो आजकल अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। इस पे जड उन्हें अपने और नॉर्मा के पीस कॉर्प ज्वाइन करने के प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुन बेटरमैन थोड़ा अजीब रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा है कि भगवान ने कभी किसी क्रैंडल को अपने पास नहीं बुलाया। वो जड को काइंड ऑफ मॉक भी करते हैं, सेइंग तुम्हारी पीस तुमको ही मुबारक हो, और वहां से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम जड और उसके पेरेंट्स को साथ में डिनर करते देखते हैं और बातचीत से हम समझ पाते हैं कि जड के टाउन छोड़ने के फैसले से उसकी माँ खुश नहीं है। मतलब खुश है, लेकिन वो बहुत ही उदास है क्योंकि ऑब्वियसली बेटा उनका दूर जा रहा है। लेकिन जड के पिता डैन उन्हें समझाते हैं कि जड को बड़ा बनना है, नाम कमाना है, तो इस जगह से बाहर जाना ही होगा। उस रात जड और डैन एक आखिरी बार साथ में लडलो का आइस हॉकी गेम देखने जाते हैं, जहां हम नोटिस करते हैं कि टाउन का मेयर जड और उसके पिता को अजीब तरह से घूर रहा था। तभी अनाउंस किया जाता है कि ड्राफ्ट लॉटरी के रिजल्ट्स आ गए हैं और इस बार के नामों की लिस्ट बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखी गई है। ये सुन हम जड और डैन को थोड़ा परेशान होते देखते हैं, लेकिन लिस्ट चेक करने पर वो पाते हैं कि जड का नाम उस लिस्ट में नहीं था, जिससे वो सुकून की सांस लेते हैं। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि ड्राफ्ट लॉटरी एक ऐसी
लिस्ट होती थी जिसमें एक शहर के काबिल जवान आदमियों को मिलिट्री में वॉर आदि के लिए भर्ती किया जाता था। तो हाँ, जिसका नाम आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, जड इस बात से हैरान था कि चौथी बार उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन जड के पिता उसे कहते हैं कि ये बस उसकी खुशकिस्मती है। दूसरी तरफ हम लडलो के मेयर बेंसन और मार्जरी को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां बेंसन परेशान लग रहा था और वो मार्जरी को बताता है कि शेरिफ को एक खुला हुआ कब्र मिला है जो खाली था। बेंसन की बात सुन मार्जरी बहुत परेशान हो जाती है और बेंसन उसे बताता है कि उस ग्रेव से सपोजिटली कोई डॉग बाहर आया है क्योंकि वो उसी के बराबर लग रही है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमें सतर्क रहना होगा। इसी बातचीत के दौरान यहाँ जड भी आता है और मार्जरी और मेयर बेंसन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सेइंग कि उसे लडलो से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। बेंसन जड को बताता है कि उसके पिता उसके बाहर जाने के फैसले से बहुत खुश हैं। इसके आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब जड और नॉर्मा फाइनली लडलो छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अभी उनकी गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक सामने की कांच से एक पंछी टकरा जाता है। जड और नॉर्मा काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बर्ड अचानक से ही सामने आ गया था। तभी जड को गाड़ी के सामने दिखाई देता है एक डॉग। हम देखते हैं कि ये बेंसन का डॉग था। इस डॉग के पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। इनफैक्ट ये डॉग बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। ये दोनों डॉग को लेकर बेंसन के घर तक पहुंचते हैं जहां की हालत एकदम खराब थी। हर तरफ खून आदि बिखरा हुआ था। जड बाहर से टिमी को बुलाता है और टिमी वहां आता है। यहाँ हम पहली बार टिमी को ध्यान से देखते हैं और जड उसे वॉर से वापस आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन टिमी के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। टिमी काफी अजीब बातें करता है और जड से कहता है कि वो कभी भी किसी वॉर का हिस्सा नहीं बन सकता। वो कायर है और शायद पहले ही दिन भाग आएगा। आगे टिमी जड को ताने मारने लगता है कि उसके पिता ने उसके लिए काफी पैसे खर्च किए हैं ताकि वो एक शांति की जिंदगी बिता सके। जड टिमी की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक टिमी का डॉग नॉर्मा पे हमला कर देता है। जड नॉर्मा को छुड़ाने की कोशिश करता है और टिमी को अपने डॉग को रोकने कहता है, लेकिन टिमी कोई रिएक्शन नहीं देता। जड उसे बार बार कुछ करने को कहता है, तब जाकर टिमी बाहर आता है और हवा में बंदूक चला देता है, जिससे डॉग नॉर्मा को छोड़ देता है। नॉर्मा के हाथ काफी जख्मी हो चुके थे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। थैंकफुली उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन इन दोनों का लडलो से बाहर जाने का प्लान कुछ दिन के लिए पोस्टपोन जरूर हो गया था। दूसरी तरफ हम कहानी के अगले किरदार मैनी और डोना से मिलते हैं। मैनी को हमने जड के पास उस तस्वीर में देखा था जो टिमी और जड का दोस्त था। वहीं डोना मैनी की बहन थी। डोना को आर्ट और पेंटिंग बहुत पसंद था और वो मैनी को बताती है कि जल्दी वो एक शो करने लडलो के बाहर जाने वाली है। वो मैनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मैनी ऑलरेडी जड की जाने से बहुत दुखी है और उसे नहीं लगता कि वो लडलो के बाहर एक जिंदगी बिता सकता है। यहाँ मैनी के घर पे कई सारे एनिमल्स मास्क देखते हैं जो डोना ही बनाई थी। हम देखते हैं कि मैनी से मिलने जड आता है और उससे टिमी के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। मैनी जड को बताता है कि टिमी का वियर्ड बिहेवियर गांव में बाकी सब ने भी नोटिस किया है। वो किसी से बात नहीं करता और अपने आप में कुछ बड़बड़ाता रहता है। सच जानने के लिए जड वापस टिमी के घर जाता है, लेकिन वहां उसे बाहर बिल मिलता है। यहाँ बिल के सामने एक जानवर की लाश पड़ी हुई थी जिसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था। जड बिल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उसे काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा था, उल्टे जवाब दे रहा था। जब जड टिमी से मिलने की कोशिश करता है तब बिल उसे वहां से निकाल देता है, सेइंग कि उसने इतने साल में एक बार भी टिमी की खबर नहीं ली तो अब लेने का कोई फायदा नहीं है। घर पहुंचकर जड सारी घटना अपने माता पिता को बताता है, जो सुन हम डैन को थोड़ा परेशान देखते हैं। यहाँ जड अब एक बात समझ चुका था कि उसके पिता ने मेयर को पैसे दिए थे ताकि ड्राफ्ट लॉटरी में उसका नाम ना आए। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसके कारण ही टिमी को जंग लड़ने जाना पड़ा और आप देख सकते हैं कि जड पैसे देकर बच गया। ऑब्वियसली पैसे जड नहीं दिया था, उसके पिता दिए थे, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि उसे उनके प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डैन जड को समझाते हैं कि जब तक वो लडलो में रहेगा तब तक वो सेफ नहीं रह सकता, इसीलिए उसे हर हाल में ये शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक उसके पिता डैन उसे प्रोटेक्ट करते रहेंगे। दूसरी तरफ हम टिमी को देखते हैं जो लडलो की सड़कों पर किसी ज़ॉम्बी के भांति घूम रहा है। उसे रास्ते में मार्जरी दिखती है और टिमी मार्जरी को भी क्रिप्टिक बातें कहता है। वो मार्जरी से कहता है कि उसे मालूम है कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी और मार्जरी खुद भी अपने बाप की तरह एक दिन खुद को मार डालेगी। टिमी की बातें सुन मार्जरी बहुत शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि टिमी के जाने के बाद मार्जरी तुरंत बेंसन को फोन करती है और उसे बताती है कि टिमी नहीं रहा। वो उनके बीते हुए कल के बारे में जानने लगा है, जानवरों की तरह बर्ताव करने लगा है, जिसका एक ही मतलब है, असली टिमी मर चुका है और बिल ने उसे पेट सेमेट्री से जिंदा किया है। ये बातें जान बेंसन बहुत परेशान हो जाता है और वो मार्जरी और डैन को मीटिंग के लिए बुलाता है। तभी मार्जरी को अपने घर पर कुछ आवाजें सुनाई देती है एंड जब वो पीछे मुड़ती है तब हम देखते हैं कि टिमी का
का डॉग उसके घर में घुस चुका है। इधर आधी रात को मैनी और डोना अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे जब वहां अचानक से टिमी आ धमकता है। वो एज यूजुअल दोनों को उल्टा सीधा कहने लगता है और उसके साथ डांस करने की जिद करता है। डोना टिमी के व्यवहार से अनकंफर्टेबल होने लगती है और मैनी किसी तरह टिमी को वहां से हटाता है। तब टिमी एक बार फिर अजीब बातें करता है और वो कहता है कि उसे जंगलों से किसी की आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज उसे कुछ करने को कह रही है। मैनी टिमी की बात समझ नहीं पाता, उसे यहाँ से चले जाने कहता है। हम देखते हैं कि टिमी अपने घर पहुंचकर बड़बड़ा रहा है। वो एक पेपर पर खून से एक स्पाइरल सिंबल बनाता है और उस पर कुछ नाम लिखने लगता है जो थे बेंसन, क्रैंडल, मैनी और डोना। टिमी खुद से कहता है कि उसे इन सब को एक एक करके मारना होगा वरना ये उसे मार डालेंगे। तो अगले सीन में हम जड को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रहा था। उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसे सुन वो बाहर आता है। चलते चलते जड बीच सड़क पे आ जाता है। तभी अचानक वहां से एक ट्रक तेज रफ्तार में गुजर जाती है। जड का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो खुद को बचा लेता है। सड़क के दूसरी ओर उसे वही तस्वीर मिलती है जिसमें वो मैनी और टिमी के साथ था। किसी ने इस तस्वीर पर काला निशान लगाया हुआ था और हम अनुमान लगाते हैं कि ये जरूर टिमी होगा। इस इंसिडेंट के बाद जड समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो मैनी को लेकर उसी रात चर्च की तरफ निकलता है ताकि लडलो के इतिहास के बारे में जान सके। हम देखते हैं कि मैनी और जड चर्च पहुंचते हैं जहां पर प्रीस्ट उन्हें एक डायरी देते हैं जो असल में 1674 में लडलो में गड़ी हुई मिली थी। प्रीस्ट बताते हैं कि कई साल पहले कुछ सेटलर्स ने लडलो नाम के आदमी को इस गांव में भेजा था ताकि वो फर्टाइल जमीन का पता लगा सके जहां सेटलर्स अपनी जीविका शुरू कर सके। लेकिन लडलो अचानक गायब हो गया और उसे ढूंढने के लिए सेटलर्स ने अपने आदमी विलियम और एक प्रीस्ट को यहाँ भेजा। किताब के अनुसार हम 1600s में पहुंचते हैं जहां विलियम और उसके आदमी पहली बार इस जगह पे कदम रखे थे। हर तरफ तबाही फैली हुई थी और विलियम अपने आदमियों को बताता है कि असल में यहाँ कुछ दिन पहले तक मिकमाक ट्राइब रहते थे लेकिन फिर अचानक यहाँ क्रॉप्स वगैरह सड़ने लगी और उन सबको ये जगह छोड़ के जाना पड़ा। वो देखते हैं कि इस जगह पे एक सिमेट्री मौजूद है जहाँ एनिमल के मास्क वगैरह लगे हुए हैं। ये बात विलियम को बहुत अजीब लगती है। उसके आदमी से बताते हैं कि मिकमाक ट्राइब का मानना था कि इस धरती पर किसी इविल फोर्स की मौजूदगी है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है। उसी से लड़ने के लिए मिकमाक ट्राइब के लोग ये सिमेट्री बनाए हैं जहां वो एनिमल के स्पिरिट्स को बुलाते हैं जो सपोजिटली उस इविल से उनकी रक्षा कर सकते थे। खैर जैसे जैसे विलियम और उसके लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें हर तरफ तबाही ही दिखाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो और उन्हें मारने के लिए आतुर कर रहा हो। यहाँ हमें वो स्पाइरल सिंबल भी दिखाई देता है जो हमने टिमी को बनाते देखा था। तब विलियम को लडलो का आखिरी खत याद आता है जिसमें उसने लिखा था कि इस धरती पर मृत्यु बहुत अलग है, मानो मृत्यु के बाद इंसान असल में जिंदा हो जाता है। वो देखते हैं कि सिमेट्री के अंदर अब भी एक ट्राइबल आदमी मौजूद है जो खुद को इस जगह का लोकल चीफ बताता है। उसने भी एक जानवर का मास्क पहन रखा था और विलियम उसके आदमी उससे लडलो के बारे में पूछते हैं और वो आदमी उन्हें बताता है कि लडलो अब लडलो नहीं रहा। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो उसके आंखों पर वार करना। विलियम इसका मतलब समझ तो नहीं पाता लेकिन हम देखते हैं कि लडलो अब टिमी की तरह अजीब व्यवहार कर रहा था। वो लोगों को मार रहा है और वो विलियम पर भी हमला कर देता है। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। जड और मैनी उस डायरी में सेटलर्स के आखिरी डिसेंडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और ये वही लोग थे जिनकी जिम्मेदारी अब लडलो को सेफ रखने की थी, उसी इविल से जो जंगलों में रहता है। जब जड इन डिसेंडेंट्स का नाम सुनता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि इन नामों में बेंसन, बेटरमैन, मार्जरी के अलावा क्रैंडल भी शामिल था। दूसरी तरफ हम डैन और मैं बेंसन को एक बार में देखते हैं जहां उनसे मिलने मार्जरी भी आती है। बेंसन मार्जरी के चेहरे पर जख्म देखता है और वो बताती है कि उसने बिल के पेट डॉग को मार डाला क्योंकि वो भी शापित हो चुका था। मार्जरी और बाकी सब ये फैसला करते हैं कि अब उन्हें वापस से कोई सख्त कदम उठाना होगा वरना टाउन के सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम डोना को देखते हैं जो घर में अकेली थी। अचानक उसके ऊपर टिमी हमला कर देता है और स्टैब करके डोना को मार डालता है। डोना उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी दोस्त है लेकिन टिमी कहता है कि वो टिमी नहीं है। मरने के बाद टिमी डोना को उसी पेट सेमेट्री में दफना देता है। नेक्स्ट सीन में हम डैन क्रैंडल को घर पर देखते हैं जहां उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। ये डायरी उसके लिए उसके पिता ने छोड़ी थी जिसमें साफ साफ लडलो और उसके ईविल के बारे में लिखा था। डैन के पिता उसे इस जगह की रखवाली करने का जिम्मा दिए थे और वो सब कुछ बताए थे जो हम पहले भी देख चुके हैं। डायरी में लिखा था कि सेमेट्री से वापस आए मॉन्स्टर को मारने का एक ही तरीका है कि उसकी आंखों पर शूट करना होगा। डैन ये सब पढ़ ही रहा था कि उससे मिलने जड आता है। जड डैन से लडलो के इतिहास का सच पूछता है। वो कहता है कि उसने उनके फैमिली नाम को उस किताब में लिखा देखा है। जड की बात सुन डैन उसे अपने साथ कहीं चलने कहते हैं। डैन जड को पेट सेमेट्री की तरफ लेकर आता है और बताता है कि असल में लडलो की जमीन हमेशा से शापित रही है। हमारे एंसेस्टर्स यानी डैन, मार्जरे, बेंसन, मैनी और डोना के दादा परदादा सब ने मिलकर यह तय किया था कि वो इस धरती की रक्षा करेंगे, उस कर्ज को फैलने नहीं देंगे। हम देखते हैं कि पेट सेमेट्री की जमीन पे पैर रखते ही जड को अपने कानों में विस्परिंग सुनाई देती है जिससे वो परेशान होने लगता है। ये देख डैन उसे बताता है कि ये इविल फोर्स यही करती है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है, तुम्हें मैनिपुलेट करती है, इसीलिए वो मरे हुए शरीर में जन्म लेती है ताकि आसानी से लोगों
को अपने हिसाब से चला सके, क्योंकि देखा जाए तो मरे हुए लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। डैन यहाँ समझ चुका था कि टिमी के साथ भी यही हुआ होगा, क्योंकि उनके पूर्वजों के हिसाब से एक बार ये इविल एंटिटी किसी मरे हुए को जिंदा कर ले तब वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे टिमी कर रहा है। वो लोगों का बीता हुआ कल जानने लगता है, उनके राज जानने लगता है और उनसे औरों को मरवाने लगता है। विक्टिम्स या पीड़ित हमेशा खून से लथपथ डिसओरिएंटेड हालत में दिखता है और किसी पे भी हमला कर सकता है। उन्हें हर हाल में टिमी को रोकना होगा, वरना वो लडलो को मरुभूमि बना देगा, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले मिकमाक ट्राइब के साथ हुआ था। इसे रोकने के लिए डैन अपनी बंदूक उठा लेता है और जड को अपना ख्याल रखने कहकर बिल की घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे डैन के प्लान का पता टिमी को चल चुका था। वो घर के छत पर बैठा सब कुछ सुन रहा था और पेट सेमेट्री की तरफ ताके जा रहा है। दूसरी तरफ हम मैनी को घर आते देखते हैं, जहां उसे डॉना कहीं दिखाई नहीं देती। उसे हर तरफ बस खून और मांस बिखरा हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि डॉना किसी बहुत बड़े खतरे में है। नेक्स्ट सीन में हम अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां नॉर्मा नर्स के साथ मौजूद है। इसी बीच नर्स किसी को पीछे से आते देखती है। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और नॉर्मा भी उस तरफ मुड़ती और हम देखते हैं कि उनके तरफ डॉना आ रही है। डॉना बहुत बुरी हालत में है, जहां वो सर से पांव तक मिट्टी में लिपटी हुई है। नर्स घबराकर वहां से निकल जाती है, लेकिन नॉर्मा डॉना से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि उसका ये हाल कैसे हुआ, लेकिन डॉना कुछ भी नहीं कहती। ऐसा लग रहा था मानो डॉना के कानों में कोई और ही विस्पर कर रहा है और डॉना बहुत डिसओरिएंटेड लगती है। नॉर्मा उसे संभालने की कोशिश करती है। वो उसके शरीर पर से मिट्टी भी साफ करने लगती है, लेकिन इस दौरान डॉना के शरीर से मिट्टी नहीं, उसकी चमड़ी ही उधड़ने लगी थी। ये देख नॉर्मा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डॉना से पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन डॉना क्रीपली स्माइल करती है और नॉर्मा से कहती है कि वो सिर्फ अच्छी होने का नाटक करती है। दुनिया के सामने वो प्रिटेंड करती है कि वो भगवान से प्यार करती है, लेकिन असल में अमीर और गरीब के बीच फर्क करती है। उसे जीने का कोई हक नहीं है। इस पॉइंट पे नॉर्मा समझ चुकी थी कि डॉना नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉना उसके पीछे भागती है एक चाकू लेकर, ताकि उसे मार सके। नॉर्मा अस्पताल में नर्स डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पहले से ही लोग अधमरे हालत में थे। नॉर्मा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन डॉना डोर तक के अंदर घुस जाती है और नॉर्मा पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ जड नॉर्मा को ढूंढने अस्पताल आता है, लेकिन उसे नॉर्मा कहीं नहीं मिलती। आसपास बस खून और मांस के टुकड़े मिलते हैं, जिससे जड समझ जाता है कि नॉर्मा मुश्किल में है। आगे हम बिल बैटरमैन के घर पहुंचते हैं, जहां डैन, मार्जोरे, मेयर और मैनी पहुंच चुके थे। जड भी नॉर्मा को ढूंढते हुए यहीं पहुंचता है और उन्होंने हथियार पकड़ लिया था ताकि टिमी का अंत कर सके। बिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैन उसे समझाता है कि वो राक्षस उनका बेटा नहीं है। तब बिल तय करता है कि वो खुद अपने बेटे का सामना करेगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बिल ऊपर टेरेस की तरफ जाएगा और टिमी को काबू में करेगा, जबकि नीचे बाकी सब डॉना और नॉर्मा को ढूंढेंगे। एक बार वो दोनों मिल गई तब बिल उन्हें कहता है कि वो इस पूरे घर में आग लगा देगा ताकि टिमी इसी के अंदर मारा जाए। सभी घर के अंदर बंदूक तान कर आगे बढ़ते हैं और बिल अपने बेटे को ढूंढने ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर उसे टिमी कैप्चर कर लेता है और इधर बिल की आवाज सुन मार्जोरी भी ऊपर आती है, लेकिन टिमी उसे धोखे से हमला करके मार डालता है। वहीं नीचे डैन जड को बताता है कि पेट सेमेट्री से वापस आए शैतानों को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके आंखों पे शूट किया जाए। अगर जड को सामना करना पड़े तो उसे भी ये याद रखना होगा। तभी यहाँ डॉना आ जाती है, जो अब मैनी को उल्टा सीधा कहने लगती है। मैनी डॉना के सामने कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। जड उसकी तरफ बंदूक तानता है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा पाता। ऐसे में डैन डॉना पे बंदूक चला देता है। कुछ पल के लिए सब शांत होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉना अभी मरी नहीं है। वो वापस उठ खड़ी होती है और डैन को चाकू से मार डालती है। डॉना वापस मैनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मैनी डॉना की आंखों पे शूट करके उसे मार डालता है। इस हादसे से जड बहुत टूट जाता है, लेकिन उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। हम देखते हैं कि बाहर मेयर की भी मौत हो चुकी है और अब टिमी पूरे घर में आग लगाने वाला है। तभी बिल खुद को आजाद कर लेता है और जड और मैनी को नीचे बेसमेंट में ले जाता है, क्योंकि बाहर आग लग चुकी थी। बेसमेंट में उन्हें पीछे की तरफ एक सुरंग मिलता है, जो किसी ने हाल में ही बनाया था। बिल कॉन्टेम्पलेट करता है कि ये जरूर टिमी ने बनाया होगा ताकि उन्हें ट्रैप कर सके। जड को इस सुरंग के पास नॉर्मा का लॉकेट मिलता है और वो समझ जाता है कि नॉर्मा यहीं कहीं है। इस पॉइंट पे हम सुरंग की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जो सीधे जंगल की ओर खुलता है। यहाँ हम नॉर्मा को देखते हैं, जो एक दलदल में बंधी हुई थी। शायद उसे यहाँ डॉना ने बांधा था ताकि वो डूब के मारी जा सके। नॉर्मा लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। बिल जड और मैनी को सुरंग की ओर भेजता है ताकि वो नॉर्मा को ढूंढ सके और खुद दूसरी तरफ टिमी को ढूंढने जाता है। टिमी बिल का इंतजार कर पा रहा था और अब भी बिल उसे नहीं मार पाता, लेकिन टिमी उसे बेरहमी से मार गिराता है। इसके बाद वो जड और मैनी का पीछा करता है। जड और मैनी सुरंग से होते हुए जंगल तक पहुंचते हैं, जहां मैनी पर एक बार फिर टिमी हमला कर देता है, लेकिन जड उसे गोलियों से जख्मी कर देता है। मैनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो खुद को ट्रैप पाता है। वहां टिमी ने बारूद बिछाया हुआ था ताकि अगर मैनी भागने की कोशिश करे तो वो मारा जाए। तब जड उसे एक बंदूक थमाता है और अकेले नॉर्मा को ढूंढने लगता है। तभी पानी के अंदर से जड पर टिमी दोबारा हमला कर देता है और जड टिमी पे काबू पाने की कोशिश करता है और इधर मैनी ये सब देख रहा था। वो उसी पोजीशन से टिमी की आंखों पर
शूट कर देता है और इस वजह से टिमी मारा जाता है। जी हाँ, इस मौत को जड और मैनी दोनों विटनेस करते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और भागते हुए जड के पास आती है। फाइनली उनकी जान बच गई थी। एंडिंग सीन में जड और नॉर्मा लडलो में रहकर इस धरती को पेट सेमेट्री के ईविल से प्रोटेक्ट करने का फैसला करते हैं। जड कहता है कि उसे मालूम है कि वो ये फैसला सोच समझकर कर रहा है, लेकिन शायद उसका ये डिसीजन भी उन ईविल एंटिटीज के प्रभाव में है। वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से बचकर बाहर जा सके। वहीं मैनी अब फाइनली डोना की बात याद कर लडलो छोड़ देता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म पेट सेमेट्री ब्लड लाइन्स की पूरी कहानी। और सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आया होगा कि आखिर लडलो में कौन सा डीमन ये सब कर रहा है। वेल, ये काम वेंडिगो डीमन का है और वेंडिगो के बारे में मैं अपने 2019 पेट सेमेट्री वाली वीडियो में बातें कर रखा हूँ। वैसे अगर इस फिल्म के अनुसार देखा जाए तो वेंडिगो सब कुछ सुन सकता है। उसे पता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो लोगों की आंखों से उनका पास्ट पढ़ सकता है और शायद इसीलिए फिल्म में टिमी और डोना सभी से एक कदम आगे रहते थे। शायद यही कारण हो सकता है कि उसे आंखों के जरिए मारा भी जा सकता है। अब ओरिजिनल कहानी की तरह ही सड़क पे फास्ट ट्रक्स वगैरह चलते हुए दिखाए गए हैं, जिसके बारे में भी हम पहले कवर कर चुके हैं। अब फिल्म की कहानी में हमें कुछ सवाल परेशान करते हैं, जैसे ये कि जड क्यों इस टाउन में रह गया। क्या सचमुच वो सिर्फ अपने पिता का कर्तव्य निभाना चाहता था? वेल, तो कहानी में हम देखते हैं कि जब जड पीस कॉर्प्स ज्वाइन करने जाने वाला था तब उसकी गाड़ी से एक बर्ड टकरा गया था। अब भले ही ये एक्सीडेंट हो, लेकिन मेरे अनुसार ये वेंडिगो का ही काम था, जो तब से ही किसी तरह जड को रोकना चाहता था। अंत में ये मुमकिन है कि उसने जड को मैनिपुलेट कर लिया हो यहाँ रुकने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम देखते हैं कि जब टिमी का पेट डॉग नॉर्मा पे हमला कर देता है तब टिमी उसे रोकता है, लेकिन क्यों? वो तो ऑलरेडी इविल बन चुका था ना। वेल, यही चीज नॉर्मा के साथ फिर होती है, जहां डोना उसे मारती नहीं बल्कि बस कैद करके छोड़ देती है। अब इस बात के दो रीजंस हो सकते हैं। एक ये कि नॉर्मा भगवान में बहुत यकीन करती थी, वो जीसस को मानती थी, गले में क्रॉस भी पहनती थी, तो मे बी वेंडिगो उसके सामने कमजोर पड़ गया हो, क्योंकि लडलो में क्लियरली और किसी को हम भगवान में इतना मानते हुए नहीं देख पाए। इनफैक्ट वहां का प्रीस्ट खुद भी नशे में ही धुत रहता था। लेकिन अगला रीजन ये भी हो सकता है कि हमें डैन से मालूम होता है, जो बताता है कि वेंडिगो हमें मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये जीवित इंसानों को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, इसलिए मृत लोगों को कंट्रोल करता है। ये विल डोना और टिमी को भी कंट्रोल कर रहा था, बट देन अगेन उन्हें बीच बीच में अपने दोस्तों की शायद बात सुनाई देती होगी। याद है, जड और नॉर्मा बार बार टिमी और डोना को याद दिलाते हैं कि वो उनके अपने हैं। तो हो सकता है कि फॉर अ मोमेंट टिमी और डोना इविल के कंट्रोल से आजाद हो पाए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ही कंट्रोल में थे, तभी तो हत्याएं कर रहे थे। तो इनमें से आपको जो थ्योरी भी सही लगती है आप उसे मान सकते हैं। तो बस यही थे कुछ क्वेश्चंस, थियरीज और फिल्म की स्टोरी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।